सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं टेरागाज प्रखंड के धाधर में हूं और हमारी मुलाकात चलते चलते शौकत साहब से हुई। शौकत साहब इस इलाके के प्रतिनिधि रह चुके हैं और राजनीतिक मामलों पर बड़ा मुखर रहते हैं और बहुत ही बढ़िया विश्लेषण भी करते हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे कि चुनाव हो गया है और अल्पसंख्यक समुदाय के जितने भी नेता हैं वो सत्ता से बेदखल हो चुके हैं। ये ऐतिहासिक घटना है और यहाँ से AIMIM इमर्ज हुआ है। इन सब मसलों पर हम इनसे बात करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, खबर सीमांचल को लाइक करते रहिए। तो हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक शौकत साहब हैं। बताइए, आपकी पहली प्रतिक्रिया चुनावी नतीजों पर क्या है? सबसे पहले तो आपको मुबारक होगी, बाद में बदलाव आ गया है। हमें नहीं पता कि आप बदलाव के समर्थक थे या नहीं थे, पर मुबारकबाद तो देना पड़ता है कि भाई 16 साल से एक विधायक को जेल रहे थे। सबसे पहले तो हम आपको मुबारकबाद देंगे कि आप जो मेहनत किए इलाके में घूम घूम के और जो बुनियादी जो समस्याएं थी उनको उठाने का काम किया और लोगों को दिखाए भी कि जिस पैमाने पर किशनगंज ज़िला की तरक्की होनी चाहिए थी वो शायद नहीं हो पाया। और ख़ास करके 15 साल में जो बिहार के और दूसरे हिस्सों में जो तरक्की देखी जा रही है वो कम से कम किशनगंज ज़िला में नहीं देखा गया। अब है क्या कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो किशनगंज ज़िला है ये मुस्लिम बहुल्य है और उसके बावजूद भी महागठबंधन की 2 सीटें यहाँ से थी और 2 अपोजिशन के थे। तो इत्तेफाक ये रहा कि हमारे जो 16 साल के विधायक थे वो मोटा मोटी 14 साल अपोजिशन में ही रहे और 2 साल जब UPA महागठबंधन की सरकार हुई तो वो सरकार में हुए। और ये बहुत कम पीरियड, बहुत छोटा पीरियड होता है, शॉर्ट पीरियड होता है। अब है क्या कि बिहार में एक जो मैसेज था पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए वो ये था कि जो घिसे पिटे मुद्दे हैं जो 1990 के बाद से चले आ रहे थे, वो धर्म के बारे में, जातीय के बारे में और फॉरवर्ड बैकवर्ड के इर्द गिर्द ही घूमता रहता था इलेक्शन। और इसमें पिक आया मोदी जी के आने के बाद से 2014 से। तो जो सेकुलरिज्म है, जो संविधान पे आस्था रखने वाले लोग हैं, वो माइनॉरिटीज़ ने उसको प्रॉपर वे में लिया और पूरा ऐसे संगठनों का साथ दिया जो किसी न किसी रूप में संविधान की रक्षा कर रहे थे। अब जैसे विशेषकर सीमांचल में एकमात्र सीट मोदी जी के दूसरे पीरियड के इलेक्शन में एकमात्र बिहार में सीट निकाला कांग्रेस ने यहाँ, जबकि MIM भी तब लड़ रही थी। और उसके बाद से 14 के बाद से जो घटनाक्रम है, ख़ास करके जब लॉकडाउन हुआ, जब पलायन हुआ, जब रोज़गार छिन गया लोगों का, जब कारोबार ख़त्म हो गया, 217 का बार, और फ्लड आप देखे होंगे कि फ्लड में जितनी सड़कें टूटी हैं आज भी डाइवर्सन आपको दिखेगा, उस पर जितनी तेज़ी से काम होना था वो नहीं हुआ। और जिनके खेत होके आप गुजरते हैं उनका मुआवजा भी आज तक सरकार ने माफ़ नहीं करके दिया कि आपके जो खेत हैं उसको लोग यूज़ कर रहे हैं सड़कों के माध्यम से, डाइवर्सन के माध्यम से, तो आप लगान भी कम से कम इतनी रियायत। फिर आप देखें कि इस बार लॉकडाउन के बाद 600 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से लोग अपने मक्का बेचे, 1000 रुपये आज रेट है। और यहाँ पे जो 70% लोग हैं वो काश्तकारी पर आश्रित हैं। कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आ गया है और जो प्रोडक्शन है उसकी प्राइसें दिन ब दिन गिरती चली जा रही हैं। तो जो किसान हुआ करते थे वो अब लेबर से भी बदतर हालत ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सारे फैक्टर चुनाव में थे या फिर? और ये जो फैक्टर थे, इसी का नारा दिया गया था बिहार में कि एक ऐसी सरकार जो 15 साल में इन बातों पे कभी तवज्जो नहीं दी, उनको बदलने का अवसर हुआ। रोज़गार की बात हुई, कारोबार का बात हुआ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात हुई, किसानों की बात हुई, पलायन पर बात हुई। बिहार के चुनाव में पहली बार और ये जो इलेक्शन हुआ, और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ महागठबंधन को। इन्होंने इशूज़ को जो उठाया वो जनमानस से सरोकार रखने वाला इशूज़ था और वो दिल को छूने वाला था, युवाओं को लुभाने, और इसको हाथों हाथ लिया भी, एप्रिशिएट किया लोगों ने, इसको सेलिब्रेट भी किया और बहुत अच्छा काम भी हुआ। और एक महागठबंधन सबसे बड़ी पार्टी बन करके उभरी राजद की।
अब है क्या कि अब जो बदलाव की ज़रूरत थी हमें, तब हम चुके हैं, और हम चुके हैं सीमांचल में। हम अपना सब कुछ गंवा के जश्न मना रहे हैं, और कहीं ज़्यादा बेहतर कर पाते कि हम उस महागठबंधन का पार्ट हो जाते। अब खुशियाँ इसलिए है कि हम अपना परचम तो लहरा दिए हैं कि हम मोदी जी के नक्शे कदम पर चल निकले हैं, पर हम अपने रोज़गार खो दिए, किसानों के दुख दर्द खो दिए, सत्ता में भागीदारी। और ये पहला 47 के बाद से बिहार सरकार में ये पहला कैबिनेट है या पहली सरकार है जहां एक भी माइनॉरिटी का चेहरा नहीं है। तो ये अपने आप में एक मैसेज है कि आप क्या चुनते हो और आपको क्या पसंद है। और ये इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि कोई पार्टी कहाँ से आती है, कैसे जीत जाती है, मुसलमान के मसाइल को कैसे उठाती है, और हमको कहाँ हमारे साथ नाइंसाफ़ियाँ हुई है वो हमें याद दिलाती है और फिर अपने पाले में वोट कर लेती है। मेरे ख़्याल से ये बिल्कुल ज़्यादती होगा। इस देश में कभी भी ये एहसास नहीं हुआ कि हम माइनॉरिटीज़ हैं। ये एहसास तब हुआ जब मोदी जी की सरकार आई 2014 के बाद से, तब मतलब विशेषकर सेकंड क्लास फिल कराने की कोशिश की, और हमें ये समझाया भी गया कि आप सेकंड क्लास हो। अपार्टमेंट में पूछा नहीं जाता था कि आप फ्लैट जो बुक करा रहे हो कौन कम्युनिटी से हो। जॉब मैंने पूछा था। आप दुकान पे सेल्समैन के लिए अप्लाई करते हो तब पूछा नहीं जाता है किस कम्युनिटी के हो। ठेले वाले से पूछा नहीं जाता भैया ये जो नारे लगा रहे हो तो ये सब्जी जो बेच रहे हो तुम्हारा जाति क्या है। ये देखा गया हिंदुस्तान में, और हमको हिंदुस्तान के साथ, बिहार के मसाइल के साथ वोट करना चाहिए था। हमें बहुत ज़्यादा मुतासिर होकर उनके तकरीरों से और उनके लब्बाजियों से ज़्यादा मुतासिर होने की ज़रूरत नहीं थी, और ये वक्त की मांग थी। और हम जो काम आज किए हैं ये एक टॉप एक्सपेरिमेंट कहिए इसको, कि ये अब बंगाल में भी अपनाया जाएगा, और फिर हिंदुस्तान यही चलेगा कि तमाम पार्टियां अपनी वजूद तलाशती रहेगी, और हिंदुस्तान में 14% की पार्टियां और 84% की पार्टियां ही सत्ता चलाई। तो कहने का मतलब ये है आपका कि मोदी जी की जो एक वो है पॉलिसी है उसको आप ही के जरिए लागू किया जा रहा है। बिल्कुल, आप समझ सकते हैं कि उन्होंने बहुत प्रयास किया माइनॉरिटीज़ के वोट को अपने पाले में लें, और जबकि नीतीश कुमार एक बहुत लिबरल चेहरा रहे हैं बिहार में, कभी जाति पाति नहीं किए और समान रूप से सबको एक समान नज़रिए से देखे भी। उनके शासन में एक विशेषता यही थी, सांप्रदायिकता बिल्कुल भी नहीं था। उसके बावजूद भी हमने विकास के एजेंडे को नहीं चुना है, हमने कम्युनलिज्म को चुना है, और ये अच्छे संकेत नहीं है माइनॉरिटीज़ के लिए, पूरे ऑल ओवर इंडिया। यहाँ पे लोग तो कह रहे हैं विकास हो या ना हो, कौम को ध्यान में रख के वोट किया गया। तो नहीं, हम जब खाएंगे नहीं, हम जब बेचेंगे नहीं, हम जब खरीदेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे। हम तो ऐसे भी, हमारा फंडामेंटल रूल है, राइट्स है कि हम नमाज़ पढ़ सकते हैं, रोज़ा रख सकते हैं, इबादतें कर सकते हैं, दीपावली भी मना सकते हैं, ईद भी मना सकते हैं, ये कोई रोकता नहीं है। मेन मुद्दा है कि रोज़गार हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं इनको इसका फ्यूचर क्या है ये डिसाइड करने का वक्त है। तो आपकी बातों से ये लग रहा है कि 16 साल और 36 साल से जो कांग्रेस के विधायक जमे हुए थे, समहाउ आप उनको मॉरल सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल मॉरली सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जब देश की मांग अच्छा जो रहे, मतलब हमको उसको प्रेजेंट करना चाहिए। अब बताइए हमको कि अब ढूंढना पड़ेगा ना अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किसे बनाए। अच्छा, तो हम तो 5 सीट जीते हैं, इनमें से एक को बना दो ना। मतलब आप अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री के पद को लेकर के ही चिंतित हैं, बिजली मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री जो मलाईदार पद है वो आपको नहीं चाहिए। तो आप जिस पार्टी को कम में ही संतुष्ट होने की एक आदत है। आप जिस पार्टी को ब्लेम करते हो, वहाँ हम गृह राज्य मंत्री भी हुए हैं, रेल मंत्री भी हुए हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हुए हैं, फॉरेन मिनिस्टर हुए हैं। आप जिस सरकार को ब्लेम करते हो कि उन्होंने माइनॉरिटी के साथ इंसाफ नहीं किया, आप उसकी मिनिस्ट्री की लिस्ट है देखो ना। अच्छा, आप फिर क्यों नहीं देखते हो? फिर मोदी जी कहाँ रखे हैं? हमारे एकमात्र सांसद चहिता सरफरा ये क्या कहते हैं शाहनवाज हुसैन थे, उनको टिकट तक नहीं दिया जाता है, प्रवक्ता बना के बिठा दिया जाता है। आप माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ये अच्छा संकेत नहीं है, और संविधान के लिए तो कतई नहीं है। अच्छा,
आप ऐसा नहीं कर सकते इस देश में कि किसी जाति विशेष को पार्टी समझ करके आप अपने मसाइल का हल निकालेंगे, आपका नहीं होगा। लेकिन पार्टी जो पब्लिक का जो सेंटीमेंट है, जो विल है, उस चीज़ को कैच क्यों नहीं कर पा रही है? बहादुरगंज में एक लोगों का ये कहना था कांग्रेस से कोई आपत्ति नहीं है, कांग्रेस के कैंडिडेट से आपत्ति। इस बात से आप सहमत होंगे? अमोर में भी यही कहना था कि कांग्रेस से आपत्ति नहीं है, कांग्रेस के कैंडिडेट से आपत्ति है। जैसे वोटर को ये लोग लगवा समझ रखे हैं। तो ऐसी पार्टियों को अगर आप इधर से चोट नहीं करेंगे तो सबक कहाँ से सीखेंगे? कोई लगवा वोटर है क्या यहाँ का? हम आपको एक चीज़ बताते चले, हम किसी को नहीं कहते कि इतना लंबा। अभी अब्दुल बारी सिद्दीकी जी हारे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े चेहरे हार जाते हैं बहुत दिन वो राजकीय इलेक्शन पे, और मैं उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करता। विशेषकर बहादुरगंज के बारे में कह रहा हूँ कि मुझे बिल्कुल भी अभी वक्त नहीं था कि मेरा विधायक कौन हो रहा है। अच्छा। बल्कि ये देखने का वक्त था कि मेरे मसाइल क्या हैं, उसका सोल्यूशन क्या है। तो इसको लेकर के आप और मैं विधायक और विधायक बहुत इम्पोर्टेंट नहीं रखता है, सरकारें इम्पोर्टेंट रहती है। अगर अभी कह रहे हैं बंगाल में जा कर के बंगाल के भाजपा अध्यक्ष के हम एनआरसी लाएंगे, और उन्होंने स्पष्ट कहा कि 50 लाख घुसपैठिए बांग्लादेशी बंगाल में है, उसे निकालेंगे। सीमाएं हमसे भी तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है ना बांग्लादेश की। और यहाँ से तो बहुत दिन से चलता है, एबीवीपी वाले बहुत दिन से नारा लगा रहे किशनगंज में। हम तो बचपन में भी देखते थे। अब तो गिरिराज सिंह नारा लगाएंगे, काउंटर कौन करेगा, डरेगा कौन? इस पर कुछ बोलिए। अब एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है कि किसी भी राज्य के पास एक अपना अथॉरिटी होता है, पावर होता है कि वो एक अमेंडमेंट ले आए, उसको रद्द करे। ठीक है, नीतीश जी भी एक ऐसे सरकार में उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ अगर एनआरसी होगा तो हम इसे लागू नहीं करेंगे, कैबिनेट से पारित किया। अब ये विधानसभा में लेके आया। बंगाल में ममता बनर्जी ने भी कहा कि मैं एनआरसी नहीं करूँगा, एनपीआर नहीं करूँगा, ये उसका अपना विशेष अधिकार है राज्यों का जो कैबिनेट कर सके। अब 5 सीट वाला तो कैबिनेट होगा नहीं, और मेरी जो औकात है, जितने हम हैं, 5 से 7 सीट हो सकता है बिहार में। ठीक है, चूँकि हम लोग 2.5 साल 2 साल भी सत्ता इसमें क्या कहते हैं जीत जाते हैं तो सीट लूज़ कर देते हैं। आप बार बार 5 सीट बोल रहे हैं। आपको बिशनपुर में रेलवे स्टेशन मिलने जा रहा है, सोनथा में मिलने जा रहा है, सुनने में आया एक प्राइवेट हॉस्पिटल भी मिलने जा रहा है। इससे नाखुश हैं क्या आप? अब जब घोषणाओं से नाखुश है? अब जब रेल होगा तो मेरे किस काम का होगा? चूँकि पूरा का पूरा रेल भी ही प्राइवेटाइज हो गया, तो अब तो वो कोई मेरा चीज़ तो हुआ नहीं कि मेरे बच्चे कहीं एग्ज़ाम देने जाएंगे सर्टिफिकेट लेके और वो फ्री में चला जाएगा, एग्ज़ाम दे के आएगा। उस प्लेटफार्म का क्या करना है हमको? नहीं, संभावनाएं भी हैं या नहीं है ये भी बताइए ना। बिल्कुल संभावनाएं नहीं हैं, और हम तो कहते हैं पत्थरों के बांध। अच्छा, समझ आना, एक मिशन था पत्थरों के बांध। सरकार चाहेगी तभी पत्थरों के बांध। मतलब रेलवे स्टेशन की संभावना है बिशनपुर और सोनथा में नहीं है? बिल्कुल कतई नहीं है सर, ये हो नहीं सकता है। अच्छा। ये कभी हाँ, तो ये जुमला मान लिया जाए? अब है क्या कि जुमला नहीं है। एक चीज़ है कि आप जो सरकार आई थी वो 15 लाख देने की बात करके भारत में आई थी और 6 साल से राज कर रही है। हाँ, पकौड़ा तलने के लिए 2 करोड़ रोजगार की बात की, अभी तो 19 लाख का है ना सरकार। जब सरकार खुद उसको जुमला बना देगी तो आप तो केवल एमएलए साहब हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते, न पक्ष में न विपक्ष में। हाँ, आप तो कहीं भी नहीं हो, तो आपकी बातों को क्यों तरजीह दें हम कि आप रेलवे स्टेशन बनाओगे? मतलब ये एक जुमला साबित होने जा रहा है। ये जुमला भी नहीं हुआ ना, मतलब गप है, ये गप है। गप है, जुमला तो बड़ी गप है। हाँ, ये तो बड़े व्यापक तौर पर बोला जाता है जुमला। है ना, कि चला नहीं चला ठीक है, तो वो जुमला था जिसका कोई इम्पैक्ट होता है। ये तो गप हुआ बैठ के ना। अच्छा, गप हुआ। तो इस गप का कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलेगा? क्योंकि इसको लोगों ने कैच कर लिया है। ऑनलाइन रेलवे स्टेशन का ग्राफिक्स भी रन हो रहा है। अब आज के बाद ये ग्राफिक्स रन होगा? नहीं, मुझे एक चीज़ आपको समझाना है अब कि एक 31 साल का लड़का बोलता है कि मैं जो बात करता हूँ मैं झूठ इसलिए नहीं बोलूँगा कि मेरे सामने बहुत लंबा फ्यूचर है, मुझे बहुत लंबी पारी खेलना है बिहार में। उन्होंने 10 ही लाख बोला। हाँ, उन्होंने 19 लाख नहीं बोला। 19 लाख किसने बोला? जो पहले 2 करोड़ बोला था। हाँ। तो जाहिर बात है अब आप उसी टाइप का फेंकते जाइएगा तो लंबा पारी बिल्कुल नहीं खेल सकते सर। अच्छा। है ना। अच्छा, चलिए AIMIM के इमर्ज होने पर बताइए कुछ। क्या संकेत है ये पॉलिटिकल? ये होना इस इलाके में क्या हो सकता है? ये होना चाहिए। एक चीज़ आपको बताते चले, आखिर JP नड्डा जी बंगाल ही जाते हैं तो क्यों NRC कहते हैं?
अभी बंगाल के जो अध्यक्ष हैं भाजपा के, उन्होंने कहा 50 लाख माइग्रेंट है, उनको निकालना है, ठीक है ना, वो घुसपैठिए। तो ये 50 लाख घुसपैठिए का मतलब क्या है कि हमारे साहब को जाना है, ओवैसी साहब को, फिर वहाँ कहना है कि ये आपको निकालना चाहता है, मैं निकालने नहीं दूंगा। मतलब एक डर का तो व्यापार देखिए, होगा। कोई न जाने वाला है न कोई निकलने वाला है। हाँ, सच है। पर एक चीज़ है कि वहाँ का जो सेंटीमेंट होगा माइनॉरिटीज़ का, वो ऐसे पकड़ने का कोशिश करेगा कि कोई कौन हमको हमारे लिए लड़ेगा। तो लड़ने के लिए हैदराबाद से लोग जाएंगे। तो वो 50 लाख वोट जो वहाँ पे, जो मात्र 3% का दोनों के वोट शेयर में अंतर है, भाजपा और इसका तृणमूल का, वो 3% माइनॉरिटीज़ उससे कहीं ज़्यादा खिसका के लेके चले आएंगे। तो ममता तो नहीं बनेगी ना, ओवैसी साहब 5-6 सीट जीत जाएंगे, है ना, और कोई कहीं निकलेगा भी नहीं, कोई किसी को निकालेगा भी नहीं। तो गेम प्लान होता है दिल्ली में बैठ कर के, हम सब मोहरे बन जाते हैं, हम ताली बजाते हैं, गला फाड़ते हैं, हमारा कुछ भी नहीं होने वाला। अच्छा। और हमारी जो अब ख्वाहिश है, अभी तो मैं देख रहा था जितने लोग MIM को वोट कर रहे थे, सब लोग बड़ा रंजीदा हैं, दुखी हैं कि तेजस्वी की सरकार नहीं बनी। अच्छा, मैं आपको सही बताता ये हूँ। कैसा ट्रेंड है? वोट हम किसी और को दें, सरकार बनाने की ख्वाब किसी और से आपने दें। मेरे 19 सीट हरा दिए, आप कहते हैं सरकार उनकी बननी चाहिए थी। इसलिए मैं विधायक के पक्ष में नहीं था। बिल्कुल 16 साल तक रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है किसी विधायक को, काम के बुनियाद पर ही रहना चाहिए। मगर मैं इस बार किसी MLA का चेहरा देख कर के वोट में नहीं था, लोगों को नहीं कह रहा था। मैं एक बदलाव यहाँ पे 15 साल के शासन से, बदलाव जो बिल्कुल मजदूरों के लिए नहीं था, किसानों के लिए नहीं था, रोजगार के लिए नहीं था। मोर नारा हिट रहे लेना। आपका नारा पूरे बिहार के लिए हिट रहा, समझ आया ना, मगर वो नारा आपका पूरी तरह फ्लॉप हो गया। अब बदलाव बिहार के लिए हम समझे थे, आप केवल हाँ हमारा बहादुरगंज के लिए बोल रहे थे। कुछ तो कहूँ ना, बहुत आदमी तो कुछ नहीं किया तो भी वहाँ MLA बनेगी। नहीं, ठीक है, अच्छा एक्सपेक्टेशन है, और इतने मार्जिन वोट से जीते हैं तो लोगों की बहुत सारी आकांक्षाएं आपके लिए रही होंगी। तो आप प्रॉपर्ली काम कीजिए और दयानतदारी ईमानदारी से कीजिए, हम लोगों का सपोर्ट रहेगा। और जहां आपको कोई कमी खलेगी कि आप नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए जन आंदोलन की भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग आपका साथ देंगे। और एक सकारात्मक सोच के साथ सबको ले कर के आप विकास कीजिए, हमको विकास से मतलब है। और बदहाली दूर कीजिए, खुशहाली ले आइए, अमन चैन से रहे, सौहार्द रहे, और यही कहेंगे। और हम अख्तरुल ईमान साहब को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं कि पहला एक ऐसा शख्स है किशनगंज ज़िला का सुरजापुरी बरादरी से कि अपना ज़िला ही नहीं फतेह किए, दूसरे ज़िले में भी जाके अपने झंडे गाड़े, तो उनको भी मुबारकबाद। चलिए, तो ये थे शौकत साहब, जो इशारों में बहुत सारी बात कह गए हैं। आप इस वीडियो को बार बार सुनिएगा तो फिर आपको नई बातें समझ में आएगी। अमूमन ये इसी तरह की बात करते हैं, मारते गोली हैं लेकिन इनडायरेक्टली, है ना। तो शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका।